हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन इन द ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज। आज के लेक्चर में हम जैकोबियन एज के बचे हुए ड्रामेटिस्ट्स को कवर करेंगे। ऑलरेडी 5 ड्रामेटिस्ट्स को हम कवर कर चुके हैं। आज हम रेस्ट 7 ड्रामेटिस्ट जो कि माइनर ऑथर्स हैं बट इंपॉर्टेंट हैं, उनकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑथर हैं थॉमस मिडल्टन। ये अपनी सिटी कॉमेडीज एंड ट्रेजिक कॉमेडीज के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने प्लेज में ह्यूमर एंड ह्यूमन नेचर के डार्क एस्पेक्ट्स को दिखाया है, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है रिवेंजर्स ट्रेजेडी। तो इनके प्लेज में हमें ह्यूमन की डार्क साइड दिखाई देगी। जितने भी रिवेंज जैसे इमोशंस हैं ह्यूमन बीइंग्स के, वो हमें इनके प्लेज में दिखाई देंगे। सिटी कॉमेडीज इनकी जो है वो हमें पता होनी चाहिए। इनकी सिटी कॉमेडीज के टाइटल्स आपको याद करने हैं, पता होने चाहिए। अगर डिटेल्स पढ़ पाओ तो थर्ड कॉमेडी यानी कि ए चेस्ट मेड इन चीप साइट, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसकी समरी से, इसके अंदर से सरफेस लेवल पर क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है, तो इसे सरफेस लेवल पर करना है। इन कॉमेडीज में हमें क्या दिखाई देता है? इन कॉमेडीज में हमें लंदन की हिपोक्रेसी हमें दिखाई देती है कि वहां के लोगों में कितना दिखावा जो है वो बस गया है। किस तरह दिखावा हर इंसान की लाइफ का एक सच बन गया है, ऐसी चीजें हमें इनकी कॉमेडीज में दिखाई देती हैं। सिटी कॉमेडीज तो इस तरह की बहुत सारी टर्म्स आपको ड्रामा में मिलेंगी कि सिटी कॉमेडीज क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है। तो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में ये टर्म्स जो हैं सारी एक्सप्लेन की हैं। हमारे लेक्चर्स लंबे ना हो तो आप ये कर सकते हो कि आप जाकर उन टर्म्स को पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, जिससे आपकी ये सारी टर्म्स की डिटेल्स कवर हो जाएंगी कि इनमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इनकी ट्रेजेडीज हम देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया इनकी रिवेंजर्स ट्रेजेडी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड आपको इसकी सारी डिटेल्स पढ़ के जानी है। इस प्ले में हमें रिवेंज एंड करप्शन की थीम्स मिलती हैं। ये कहानी 2 भाइयों की कहानी है जो कि एक राजा से उनके परिवार के ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेते हैं। सो इसकी ओपनिंग, एंडिंग, सारे कैरेक्टर्स के नाम इसमें आसान है क्योंकि इसमें हमें क्या दिखाई देता है, ड्यूक, डचेस और उनके 5 बेटे हैं। कैसे जो ड्यूक है वो गलत करता है हीरो के साथ, विंडिस के साथ। सो विंडिस एंड हिपोलिटा 2 भाई हैं एंड अपने साथ हुए गलत चीजों का रिवेंज लेते हैं वो। सो इसमें आपको डिस्गाइज टेक्निक भी दिखेगी, यानी कि कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्गाइज यानी भेष बदलकर कोई और रूप लेकर अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं। सो ये चीजें दिखाई देती हैं। इसके अलावा विमेन बिहेवियर, विमेन आप कर सकते हो एंड चेंजलिंग। इसकी आप सरफेस लेवल पर समरी पढ़ लेना, आपको स्टोरी लाइन थोड़ी सी पता होनी चाहिए जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उनकी ट्रेजेडीज हैं किस तरह की। तो अगर गोल गोल घुमा के वो कोई क्वेश्चन आपको दे दें तो आपको एक आइडिया होगा कि ये ऑथर जो है इसकी ये फीचर्स थी या नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट इनकी कोलैबोरेशंस की बात करते हैं। वैसे तो इस एज में सारे ही राइटर्स ऐसे हैं जो कोलैबोरेशन में लिख रहे हैं, तो इन्होंने भी, मिडल्टन ने भी कोलैबोरेशन किया है। सो इस एज के सारे ड्रामेटिस्ट के जब कोलैबोरेशन है तो हम ये देखते हैं कि चैपमैन ने, हमने पीछे पढ़ा था चैपमैन को, उन्होंने भी कोलैबोरेशन में लिखा है। बियोमंड एंड फ्लेचर तो लिखते ही कोलैबोरेशन में है। मिडल्टन ने भी डिफरेंट ड्रामेटिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया है, प्लेज लिखे हैं। इनके को ड्रामेटिस्ट जो हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, थॉमस डेकर, विलियम राउले एंड फिलिप मैसेंजर। तो कई बार क्या होता है कि वो कोई प्ले पूछ लेते हैं कि इसके राइटर्स कौन हैं, तो अगर आपको एक छोटा सा आइडिया होगा कि अच्छा ये 3 ऑथर्स हैं, तो हम एक इंटेलिजेंट गेस के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे ऑथर हैं थॉमस हेवुड। थॉमस हेवुड जो हैं, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इतने प्लेस लिखे हैं कि अभी तक उसका नंबर नहीं पता चला है। तो अराउंड 200 से 250 के बीच में इनके प्लेस हमें मिले हैं। एग्जैक्ट नंबर अभी तक पता नहीं चला कि इतने प्लेस इस ऑथर ने लिखे हैं। इन्होंने लिखा किस तरह का के प्लेस हैं? डोमेस्टिक ट्रेजेडीज लिखी हैं, सिटी कॉमेडीज लिखी हैं एंड एक नए तरह की ट्रेजेडीज जो शेक्सपियर ने भी लिखी है, हिस्टोरिकल ड्रामाज इन्होंने लिखा है। चार्ल्स लैम ने इनके लिए एक टाइटल यूज किया है, प्रोज शेक्सपियर। तो इनको प्रो शेक्सपियर कहकर उन्होंने पुकारा है कि इनके वर्क से इंस्पायर होके या प्रभावित होके उन्होंने शेक्सपियर जैसे महान राइटर का नाम इनको दिया है।
इनके जो वर्क्स हैं उनकी उनमें से इसी वर्क की विमेन किल्ड विद काइंडनेस, इसकी आपको डिटेल्स करनी है, डिटेल में इसको पढ़ लेना, बट बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं करनी है कि बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आएगा, सरफेस लेवल पर स्टोरी लाइन से आ सकता है। विमेन किल्ड विद काइंडनेस का जो प्लॉट है वो कहाँ से आया है, विलियम पेंटर्स ने एक प्ले ट्रांसलेट किया था, पैलेस ऑफ प्लेजर, उससे इसका प्लॉट लिया गया है। इस कहानी में एक कपल है, मिस्टर फ्रैंकफोर्ड एंड उनकी वाइफ एन, एंड उन दोनों का रिलेशन कैसे है, किस तरह से जो फ्रैंकफोर्ड है उसका फ्रेंड घर पे आता है एंड ही गोट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एन जो उसकी वाइफ है, फिर किस तरह से फ्रैंकफोर्ड को पता चलता है कि इन दोनों का रिलेशन है एंड वो उसको सजा देता है, उससे बात करनी बंद कर देता है, उसे अपने बच्चों से मिलने से मना कर देता है। एंड बाद में जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, जो एन है वो बहुत बर्दाश्त करती है फ्रैंकफोर्ड का बिहेवियर, तो फीमेल्स का एक सिंपथेटिक पोर्ट्रेयल दिखाया है इसमें ऑथर ने। सिंपल सी कहानी है, बाद में जो है फॉरगिवनेस हो जाती है, रिडेम्पशन हो जाती है एंड फ्रैंकफोर्ड एंड एन फिर से हैप्पीली रहने लगते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी आप एक सरफेस लेवल की स्टोरी लाइन इसकी देख लेना, कई बार क्वेश्चन मिल जाता है। नेक्स्ट ऑथर हैं थॉमस डेकर। थॉमस डेकर एक ड्रामेटिस्ट के साथ साथ एक प्रोज राइटर भी हैं, यानी कि उनका प्रोज भी उतना ही फेमस है जितने उनके ड्रामाज। इन्होंने सिटी लाइफ के दिखावेपन के बारे में लिखा है, जो कि इस एज के मैक्सिमम ड्रामेटिस्ट हैं वो इस तरह से लिख रहे थे कि लंदन में या सिटी में किस तरह से लोगों के अंदर एक हिपोक्रेटिक बिहेवियर आ गया है, दिखावे वाला बिहेवियर आ गया था। इसके साथ साथ इन्होंने लोअर क्लासेस जो कि सिटीज में रह रही हैं, लोअर क्लासेस, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में दिखाया है कि उन लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं सिटी में रह के। बेन जॉनसन ने डिमेट्रस नाम का एक कैरेक्टर बनाया था जो थॉमस डेकर के ऊपर बेस करके बनाया गया है। सो वॉर ऑफ थिएटर्स में डेकर ने भी पार्टिसिपेट किया था और बेन जॉनसन भी थे, चैपमैन भी थे। तो वॉर ऑफ थिएटर्स क्या है, बार बार वॉर ऑफ थिएटर्स आ रहा है जब कोई ऑथर किसी और ऑथर को अपने प्ले के थ्रू क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि डायरेक्ट क्रिटिसिज्म जो है वो उस टाइम पर अलाउड नहीं था, तो प्लेज की राइवलरी चल रही थी कि अच्छा तूने मेरे ऊपर क्रिटिसाइज किया अपने प्ले में, मैं अब तेरा कैरेक्टर पोर्ट्रेयल देख कैसे करता हूं। इस तरह से बेन जॉनसन ने डिमीट्रस नाम का एक कैरेक्टर बनाया था थॉमस डेकर के ऊपर बेस करके। वॉर ऑफ थिएटर्स में ये भी एक बड़े पार्टिसिपेंट थे, तो वॉर ऑफ थिएटर्स के बारे में आप पढ़ सकते हो कि वॉर ऑफ थिएटर्स क्या था, बट बहुत डिटेल में उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, बट एक सरफेस लेवल पे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है जैकोबियन एज का, तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने वेबस्टर के साथ मिलके भी कुछ प्लेज लिखे हैं, जैसे नॉर्थवर्ड हो, वेस्टवर्ड हो, तो ये दो प्लेज हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। इनके सिर्फ आपको टाइटल पता होने चाहिए कि नॉर्थवर्ड हो एंड वेस्टवर्ड हो, वेबस्टर प्लस थॉमस डेकर, इन दोनों ने मिलके लिखा है। इनका एक प्ले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हर डिटेल आपको पता करनी है। सो इनका यही प्ले आपको डिटेल में करना है। इसका सब टाइटल है जेंटल क्राफ्ट। इस प्ले में किंग हेनरी 6 जो हैं उसके टाइम के कुछ इवेंट्स को लिया गया है, उसके टाइम के कैरेक्टर्स को, स्टोरी लाइन को उठाया गया है रियल लाइफ से, बट यहाँ पर उन्हें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके दिखाया है। सो एक रियल फिगर है सिमोन आयर जो एक मर्चेंट थे। सो ये रियल की कहानी है, हेनरी 6 के टाइम पर वो एक मर्चेंट थे, एक बिजनेसमैन थे, एंड बाद में मेयर ऑफ लंदन वो बन गए थे, एंड उन्होंने हेनरी 6 को काफी सपोर्ट किया था, तो उन्हीं सिचुएशंस को उन्होंने इस प्ले में लिया है। सो इस प्ले में भी सिमोन आयर का कैरेक्टर है, बट यहाँ पर वो मर्चेंट ना होकर एक शू मेकर हैं, उनको शू मेकर दिखाया गया है जो बाद में लंदन सिटी के मेयर बन जाते हैं। इस प्ले में एक पोयम भी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैरी मंथ ऑफ मे, ये एक फेमस पोयम है, इस प्ले में लिखी गई है। इस प्ले के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, रोज ओटले एंड रोलैंड लेसी, जो डीपली एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट ये दोनों डिफरेंट क्लासेस से हैं। तो इस प्ले में हार्डवर्क को सेलिब्रेट किया गया है कि
क्लास और ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, हार्डवर्क जो है वो मैटर करता है। एंड ये सिटीजन कॉमेडी या सिटी कॉमेडी का एक, सिटी कॉमेडी नहीं कहेंगे, सिटीजन कॉमेडी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसकी आप स्टोरी लाइन कर लेना, इसकी कहानी आपको पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको इससे रिलेटेड बता दिए, बाकी अगर आप इसकी समरी पढ़ोगे तो और भी डिटेल्स आपको इससे मिलेंगी, क्योंकि शू मेकर्स हॉलीडे से काफी एग्जाम्स में, इवन यूजीसी नेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कैरेक्टर्स के नेम्स के ऊपर, उनकी सिचुएशन पोजीशन के ऊपर। तो ये आपको जरूर से जरूर करना है। मैं आपको सारे प्लेज में ये चीज बताती जाती हूँ कि कौन सा प्ले जो है आपको बहुत डिटेल में करना है, कौन सा प्ले आपको सरफेस लेवल पर। सो अगर आप देखो तो इन ऑथर्स ने कम से कम 50-50 प्लेज लिखे हैं, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरी रिसर्च करके ये लिस्ट बनाई हैं जहां से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये प्लेस तो आपको जरूर से जरूर करने हैं। इसके अलावा जो वर्क्स हैं वो करने की आपको खास जरूरत नहीं है। थॉमस डेकर ने प्रोज में भी अपना हाथ आजमाया है, मैंने आपको बताया ही। तो इनके प्रोज वर्क्स को हमें डिटेल में नहीं करना है, आपको सिर्फ ये टाइटल्स पता होने चाहिए। कई बार वो पूछ लेते हैं। द वंडरफुल ईयर, ये लंदन में एक प्लेग हुआ था उसके बारे में डिटेल्स हैं। एंड न्यूज फ्रॉम हेल, ये एक सटायर है, ठीक है, जिसमें कि एक इमेजिनरी जर्नी दिखाई गई है हेल की। तो ये एक इंटरेस्टिंग वर्क भी है, बट आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू रीड इट फॉर प्लेजर देन इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट है फिलिप मैसेंजर। फिलिप मैसेंजर ये जेकोबिन एज में भी लिख रहे थे, कैरोलाइन एज में भी लिख रहे थे। सो दोनों एजेस में हम कह सकते हैं कि ये एक प्ले राइट हैं। इनके प्लेज में हमें रियलिज्म और सोशल पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में एक्सप्लोरेशन मिलता है। ये थीम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज। इनके वर्क्स की बात करें तो ए न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना। ये प्ले जो है इसमें कहाँ से लिया गया है, ये मिडल्टन के एक प्ले के ऊपर बेस्ड है, ए ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन। तो मिडल्टन ने ये प्ले लिखा था, अ ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन, उसके ऊपर ये मॉडल करके लिखा गया है। ये एक मेलोड्रामा है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, तो ये इसके यॉनर हो गए। इस प्ले में है क्या, ग्रीड का एक्सप्लोरेशन है एंड एक्सप्लोइटेशन के बारे में बात की गई है। ग्रीड एंड एक्सप्लोइटेशन को सटायर किया गया है। इसमें एक बहुत फेमस कैरेक्टर है सर गाइल्स ओवररीच। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि सर गाइल्स ओवररीच फॉलोइंग प्लेज में से कौन से प्ले में अपीयर होते हैं। सो ये एक एंटागोनिस्ट है। सो एक प्रोटैगनिस्ट होता है जो हीरो को कहते हैं, एंड हीरो के अपोजिट होता है विलन। इसी तरह से प्रोटैगनिस्ट के अपोजिट होता है एंटागोनिस्ट। सो सर गाइल्स ओवररीच जो है वो एक एंटागोनिस्ट है, जो कि इंग्लैंड और अमेरिका के एक पॉपुलर विलन है। तो इतनी डिटेल्स आपको करनी है कि अगर कुछ भी घूम फिर के क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आंसर कर पाओ। तो समरी स्टोरी लाइन एक बार देख लेना। नेक्स्ट इनका प्ले सिटी मैडम, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको डिटेल में करना है। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट का नाम एग्जाम में पूछ लिया गया था, इसका हीरो है ल्यूक फ्रूगल, ठीक है। ल्यूक फ्रूगल क्या है, एक सबमिसिव काइंड का हीरो है, मतलब पर्सनालिटी उसकी सबमिसिव है, बहुत ज्यादा वो आउटस्पोकन नहीं है, एंड उसके पास कोई पैसा नहीं है। सो ही इज अ ब्रोक पर्सन, ठीक है, ब्रोकन है वो, यानी कि गरीब है, पैसे नहीं है उसके पास, बट ये हमारा हीरो है। इसका भाई दिखाया है जॉन फ्रूगल, जो कि इसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी का है। इस प्ले में इवल कैरेक्टर्स को लास्ट में उनका हार्ट चेंज होते हुए दिखाया है कि किस तरह से जो बैड कैरेक्टर्स हैं, इवल जो कैरेक्टर्स हैं, वो जॉन फ्रूगल और उसकी फैमिली है, एंड वो लूक फ्रूगल को किस तरह से फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से उसका पागल बनाते हैं, बट बाद में उनका सबका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इसकी स्टोरी लाइन भी आप जरूर से जरूर देख के जाना। इनके बाकी के वर्क्स हैं, उनके टाइटल्स आपको पता होने चाहिए। सरफेस लेवल पे आप देख सकते हो, जैसे द रोमन एक्टर जो एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है, एंड वर्जिन मार्टियर जो एक मिरेकल प्ले है।
इसमें मिरेकल प्ले क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको मिरेकल, मोरालिटी एंड मिस्ट्री प्ले शुरू में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एलिजाबेथन एज ड्रामा जब हमने शुरू किया था। ये एक मिरेकल प्ले है और यहाँ पर ड्रोथिया की कहानी है जो कि एक वर्जिन है एंड बाद में वो सेंट बन जाती है। मिरेकल प्लेस कौन से होते हैं? मिरेकल प्लेस होते हैं जिसमें किसी सेंट की कहानी हो, किसी संत के मिरेकल्स की कहानी हो। मिस्ट्री प्लेस कौन से होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एंड मोरालिटी प्लेस के बारे में भी कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। नेक्स्ट हमारे ऑथर हैं जॉन फोर्ड। जॉन फोर्ड के बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल्स देखेंगे। जॉन फोर्ड के प्लेज में कैरेक्टर्स को साइकोलॉजिकल डेप्थ से डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी कि किसी कैरेक्टर की साइकोलॉजी कैसी है, वो मेंटल लेवल पर क्या सोचता है, इस तरह का डिस्क्रिप्शन उनके कैरेक्टर्स का दिखाया गया है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्ले है वो है इट्स पिटी शी इज अ होर। ये एक कंट्रोवर्शियल ट्रेजेडी है, इट्स पिटी शी इज अ होर। कंट्रोवर्शियल कैसे है? इसमें कुछ कैरेक्टर्स का ऐसा रिलेशन दिखाया गया है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता मैक्सिमम कल्चर्स में, चाहे हम इंडिया की बात करें, वेस्टर्न कल्चर्स की बात करें। मोरल बाउंड्रीज को एक्सप्लोर किया गया है इस प्ले में। एनाबेला इसकी हीरोइन है जिसका अफेयर अपने ब्रदर के साथ है। दैट इज वाई ये कंट्रोवर्शियल ट्रेजेडी है। जियोवनी नाम का उसका एक भाई है जिससे वो प्रेग्नेंट है, एनाबेला। उसका एक सूटर भी है, सोरेंजो उसका नाम है, तो वो उससे शादी करने के लिए मान जाती है। शी इज प्रेग्नेंट एंड सोरेंजो से शादी करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि सोशली उसके ब्रदर के साथ उसका रिलेशन जो है सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो क्या सोचती है कि मैं शादी कर लेती हूँ। तो सोरेंजो को इनके अफेयर के बारे में जब पता चलता है तो वो रिवेंज प्लान करता है एंड जियोवनी को मारने के लिए वो कुछ किलर्स को हायर करता है। किलर्स जो हैं वो उसको मारने के लिए जाते ही हैं, बट जियोवनी जो है वो पागल हो जाता है। और पागलपन में वो, मतलब ऐसे वाला पागल नहीं, गुस्से में पागल हो जाता है एंड वो अपनी बहन को और सोरेंजो को मार देता है। और बाद में जो सोरेंजो ने हायर किए थे किलर्स, वो जियोवनी को मार देते हैं। इस तरह से सब लोग मर जाते हैं। तो ये ट्रेजेडी भी आपको पता होनी चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है कैरेक्टर्स के नाम के ऊपर या सिंपल स्टोरी लाइन के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है। बहुत ज्यादा डेप्थ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये माइनर ऑथर्स हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि माइनर ऑथर से बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे शेक्सपियर से कोटेशंस में से क्वेश्चन आ जाते हैं, उस तरह से नहीं आएंगे। नेक्स्ट है लवर्स मेलैंकली। लवर्स मेलैंकली की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि रॉबर्ट बर्टन के वर्क के ऊपर बेस करके लिखा है। रॉबर्ट बर्टन ने द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकली लिखा था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें से हमें क्वेश्चन आते हैं। बट यहाँ पर हम फोर्ड के वर्क की बात कर रहे हैं जो द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकली के ऊपर बेस करके लिखा गया है। तो बेसिकली बर्टन का जो वर्क है वो इंस्पिरेशन बना फोर्ड के लिए। ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है, प्ले है जिसमें मेंटल डिस्ट्रेस, लव एंड रॉयल कोर्ट में जो सोशल गतिविधियां होती हैं उनको दिखाया गया है। तो इसको भी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप सरफेस लेवल पे भी कर लेंगे और थोड़ी बहुत जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं इतना भी कर लेंगे तो हमें एक क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे ऑथर हैं जॉन शर्ले। जॉन शर्ले को थिएटर क्लोज होने से पहले लिखने वाले राइटर्स में से एक माना जाता है। तो थिएटर्स क्लोज हुए थे वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों हुए थे, क्या रीजन था प्यूरिटन्स ने थिएटर्स को क्लोज कर दिया था, जबकि थिएटर्स ड्रामा बहुत ज्यादा पीक पर पहुंच चुके थे। इतने सारे प्लेज लिखे जा रहे थे, इतनी सारी ड्रामा कंपनीज, थिएटर्स का सेटअप हो गया था। एलिजाबेथन एज में तो उसने ग्रो किया ही था, जैकोबियन एज में और ज्यादा ड्रामेटिस्ट हमें मिलते हैं मार्केट में। तो किस तरह से थिएटर क्लोज हुआ ये सारी चीजें हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। बट जब थिएटर क्लोज हुआ तो उन राइटर्स में ये लास्ट राइटर्स में से एक माने जाते हैं। चार्ल्स लैम ने इनके ऊपर कमेंट भी किया है, एक टिप्पणी की है और कहा है कि इनके प्लेज की ग्रेटनेस बहुत ज्यादा नहीं थी, बल्कि ये एक ग्रेट रेस ऑफ राइटर्स में लास्ट थे, इसीलिए भी ये फेमस हुए। तो इस तरह से उन्होंने एक कटाक्ष उनके ऊपर किया है। इनके
फेमस वर्क के सिर्फ आपको टाइटल्स देखने हैं, कोई भी वर्क आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। सो आपको बस पता होना चाहिए कि ये वर्क शर्ले के हैं, द लेडी ऑफ प्लेजर एंड हाइड पार्क, ये टाइटल्स आप देख लेना। नेक्स्ट हमारे ऑथर हैं जॉन मार्स्टन, ये हमारे लास्ट ऑथर हैं इस लेक्चर के। जॉन मार्स्टन की ट्रेजेडीज में रोमन प्लेराइट सेनेका का इन्फ्लुएंस हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है। सेनेका के बारे में ऑलरेडी मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो किस तरह की ट्रेजेडीज लिखते थे, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लडशेड हो, जिसमें रिवेंज हो, जिसमें मर्डर्स हो और पागलपन हो। ये जो सारी सिचुएशंस हैं सेनेका के प्लेज में दिखाई देती थी। तो इनके ऊपर ऐसे प्लेज का बहुत इन्फ्लुएंस है। इनके प्लेज जाने जाते हैं डार्क और सटेरिकल और कंट्रोवर्शियल टोन के लिए, क्योंकि सेनेका को ये फॉलो करते हैं। इन्होंने चैपमैन एंड बेन जॉनसन दोनों के साथ मिलकर भी वर्क्स लिखे हैं और दोनों के साथ मिलकर इन्होंने ईस्टवर्ड हो लिखा है। सो ये 3 प्लेज हैं, ईस्टवर्ड हो, वेस्टवर्ड हो, नॉर्थवर्ड हो। तो ईस्टवर्ड हो जो है चैपमैन, जॉन बेंसन और मार्स्टन तीनों ने मिलकर ये प्ले लिखा था। इनका एक प्ले आपको जो बहुत डिटेल में करना है वो है द माल कंटेंट। इसका आप एक माइंड मैप भी बना सकते हो इसकी कहानी को याद करने के लिए, क्योंकि माल कंटेंट से हमें क्वेश्चन मिल जाता है। ये एक सैटारिकल ट्रेजी कॉमेडी है जो करप्शन और पॉलिटिकल इंट्रीग्स की थीम्स को एक्सप्लोर करता है। इस प्ले की सारी डिटेल्स आपको डेप्थ में पढ़नी है, आपको स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें हैं। इसके अलावा 4 प्लेज हैं जिनके टाइटल्स आपको पता होने चाहिए। हिस्टोरियोमैटिक्स, ये भी जो ड्रामा की वॉर चल रही थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्ले है। हमें इसकी स्टोरी नहीं करनी है। एंटोनियोज रिवेंज, इसकी भी स्टोरी नहीं करनी है। ईस्टवर्ड हो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको ये पता करना है कि जॉर्ज चैपमैन एंड बेन जॉनसन के साथ मिलके लिखा था, स्टोरी लाइन नहीं करनी है। द मेटामॉर्फोसिस ऑफ पिग्मैलियंस इमेज एंड सर्टन सटायर्स, ये एक पोइट्री कलेक्शन है, इसका टाइटल आपको पता होना चाहिए। और ये जो पोएम्स हैं जो ऑथर ने लिखी हैं ये इंस्पायर होकर लिखी हैं ओविड एंड जुवेनल, जो रोमन पोइट्स हैं, वहां से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने ये लिखी थी। सो यहाँ पे हमारा जैकोबियन एज के ड्रामेटिस्ट का चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे ड्रामेटिस्ट खत्म हुए, आगे हम पोइट्स करेंगे। पोइट्स और ड्रामेटिस्ट 2 ही सेक्शन इस एज के बनते हैं एंड डिफरेंट तरह की पोइट्री इस टाइम पर शुरू हो गई थी। हमें मेटाफिजिकल पोइट्स मिलेंगे, उनको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये ड्रामेटिस्ट को कवर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।